आज सबसे पहले पाकिस्तान का हिसाब किताब कर लेते हैं, जिसने 2025 में अपनी सारी ताकत उस झूठ को अमर बनाने में लगा दी कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान की सेना को जीत मिली थी। लेकिन अंततः इस झूठ की मियाद अब खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने माना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उसके नूर खान एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था, जिसमें एक ड्रोन से उसके सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचा था और कुछ सैनिक भी इस हमले में घायल हुए थे। सुनिए। इशाक डार के अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी एक कार्यक्रम में यह कहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें बंकर के भीतर छिपकर रहने की सलाह दी गई थी। सुनिए। पाकिस्तान के इन बयानों से स्पष्ट है कि सच को बचाव की जरूरत नहीं होती और वो अपने आप सामने आ जाता है, जबकि झूठ को हर दिन नए झूठ से ढकना पड़ता है। युद्ध भूमि में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान ने कई महीनों तक भारत के खिलाफ वही नैरेटिव गढ़ा जो उसने 1965, 1971 और 1999 के करगिल युद्ध में आजमाया था। नैरेटिव वॉर का आशय उस युद्ध से है जिसमें झूठ को एक धारणा बनाकर लोगों के दिमाग में बिठा दिया जाए, और पाकिस्तान भी यही कर रहा था। पाकिस्तान हर बार की तरह इस युद्ध में भी भारत से हार कर अपने लोगों की यह धारणा बना रहा था कि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ विजयी रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2025 खत्म होने से पहले इस नैरेटिव वॉर का असली नकाब उतर गया और यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत ने पाकिस्तान के जिन एयर बेसिस पर हमला किया था वो जानकारी पूरी तरीके से सही थी। इसके अलावा इस कबूलनामे से 4 और बातें पता चलती हैं। पहली बात, इससे ड्रोन वॉरफेयर में भारत की मजबूत क्षमता सिद्ध होती है और आप भारत को भविष्य का या न्यू जनरेशन वॉरफेयर का द्रोणाचार्य भी कह सकते हैं। दूसरा, इससे न सिर्फ पाकिस्तान के झूठ की पोल खुलती है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि उसका एयर डिफेंस अंदर से कितना कमजोर है और भारत इसे आसानी से भेद सकता है। तीसरा, इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जनरल आसिम मुनीर प्रमोशन का हकदार नहीं था और वो एक फील्ड मार्शल है, जिसे पाकिस्तान ने सिर्फ नैरेटिव के लिए फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया। और आखिरी पॉइंट यह है कि झूठ कभी भी बुलेट प्रूफ नहीं हो सकता, इसे एक न एक दिन छलनी होना ही पड़ता है और आज पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने हाल ही में अपने 126 सैनिकों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसके बाद लगातार यह चर्चा हो रही है कि अगर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये 126 सैनिक कब और कहां मारे गए। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में मुसलसल खौफ का माहौल है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर जब लीबिया के दौरे पर पहुंचे तब खबरें हैं कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इसके अलावा 24 दिसंबर को जब उन्होंने 273वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया तब भी वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर भाषण दे रहे थे और इन तस्वीरों की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि क्या आसिम मुनीर को उन अज्ञात शूटर्स का डर है जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में कई आतंकवादियों की हत्या कर दी है। आज सबसे पहले यह खबर हमने आपको इसीलिए दिखाई क्योंकि 2025 अब खत्म हो रहा है और इस साल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे देश में काफी राजनीति हुई है। किसी ने सेना से उसकी सफलता के सबूत मांगे तो किसी ने सीज फायर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर सवाल पूछे। इस पूरी राजनीति में नोट करने वाली बात यह रही कि सरकार ने और सेना ने जो कुछ कहा उस पर कुछ लोगों द्वारा कम भरोसा किया गया। आम लोगों ने यह फर्क खुद महसूस किया कि जो जिम्मेदार नेता हैं उन्होंने सच को संशय के साथ ही देखा और इसी वजह से इस साल ऑपरेशन सिंदूर युद्ध भूमि से ज्यादा राजनीतिक भूमि में चर्चा का विषय रहा। लेकिन पाकिस्तान के इस कबूलनामे के बाद हमें लगता है कि यह राजनीति 2025 में ही हमें छोड़ देनी चाहिए। 2026 की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को भारत में किसी भी तरह से मंच न मिलने पाए और पाकिस्तान यह याद रखे कि उसके झूठ से भारत के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। अब आपको बांग्लादेश लेकर चलते हैं और यह बताते हैं कि बांग्लादेश में एनसीपी और जमाते इस्लामी का गठबंधन क्या कहता है। आपको अगस्त 2024 की तस्वीरें हम दिखाते हैं और याद कराते हैं जब बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्रों का हिंसक आंदोलन चल रहा था। उस वक्त इस आंदोलन की शुरुआत आरक्षण के विरोध से हुई थी और यह वही आरक्षण था जिसका लाभ 1971 के लिबरेशन वॉर में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के युवाओं को मिला करता था।
उस वक्त इस आरक्षण विरोधी आग ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया और पूरी दुनिया ने इसे एक क्रांति के रूप में देखा। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त बांग्लादेश में क्रांति नहीं हुई थी, बल्कि ये क्रांति के नाम पर एक भ्रांति हो सकती है। आज बांग्लादेश उन सभी देशों के लिए एक केस स्टडी बन गया है जहां हिंसा के जरिए राजनीतिक तख्तापलट की कोशिशें होती हैं और यह सोचा जाता है कि सरकार बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि इस प्रकार के तख्तापलट के पीछे सुनियोजित साजिश होती है। यह बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों के लिए एनसीपी और जमाते इस्लामी का गठबंधन हो गया है। एनसीपी का पूरा नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। ये राजनीतिक पार्टी उन छात्रों ने बनाई है जो शेख हसीना की सरकार के खिलाफ थे और बांग्लादेश के आम लोगों को नया, प्रगतिशील, भ्रष्टाचार विरोधी और लोकतांत्रिक विकल्प देने का दावा करते थे। लेकिन आज प्रदर्शनकारी छात्रों की इसी राजनीतिक पार्टी ने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन कर लिया है और ये वही जमाते इस्लामी है जिसने बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था और जिस पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हजारों अत्याचार के मामले दर्ज हैं। आज बांग्लादेश के आम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वहां सोशल मीडिया पर इस गठबंधन की खूब निंदा हो रही है। लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या एनसीपी ने जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन करने के लिए बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन किया था। दूसरा, इससे यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश के कुछ छात्रों के साथ मिलकर साजिश रची थी। साल 2013 में जब जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा, तब उसके लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन दावा है कि इसके बाद कट्टरपंथी ताकतों ने जमाते इस्लामी को जिंदा किया और शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक पूरी योजना बनाई गई। आज भी अगर जमाते इस्लामी और एनसीपी के बीच संसदीय चुनावों के लिए वहां गठबंधन हुआ है, तो यह गठबंधन एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और ऐसा माना जा रहा है कि जमाते इस्लामी ही छात्रों की एनसीपी को नियंत्रित कर रही है। हम आपको जमाते इस्लामी का एक बायोडेटा दिखाते हैं जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अगर जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सत्ता में आती है तो बांग्लादेश का क्या होगा और अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बांग्लादेश नर्क जैसा बन जाएगा। पहली बात, जमात के कट्टरपंथी बांग्लादेश के संविधान में मौजूद धर्मनिरपेक्षता को इस्लाम विरोधी मानते हैं और उसकी जगह इस्लामी राज्य की अवधारणा लाना चाहते हैं। दूसरा, जमात का लक्ष्य ऐसा बांग्लादेश बनाना है जहां कानून संसद से नहीं बल्कि शरिया की व्याख्या से तय हो और नागरिकों के अधिकार भी धर्म पर निर्भर रहें। तीसरा, जमाते इस्लामी बांग्लादेश को इस्लामी उम्माह का हिस्सा मानती है जहां अच्छा नागरिक होने की कसौटी इस्लाम से तय होती है। इसी में हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है और कई मौकों पर जमात के नेताओं ने कहा है कि वो अल्पसंख्यकों को बराबरी का हकदार नहीं मानते। चौथा, जमात के कट्टरपंथी ये भी कहते हैं कि आदर्श समाज वही होता है जहां महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा, काम और नेतृत्व सीमित हो और उन्हें पारंपरिक धार्मिक भूमिकाओं में बांधा जाए। इसके लिए जमात के लोग हिंदू महिलाओं को भी बुर्के और हिजाब में रखने की मांग करते हैं। पांचवा, जमात संगीत, नृत्य, थिएटर, साहित्य को भी गैर इस्लामी मानता है और इन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग करता है। छठा, जमात के कट्टरपंथी आधुनिक, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक शिक्षा की जगह मजहबी पाठ्यक्रम, धार्मिक नैरेटिव और इस्लामी विचारधारा वाली पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं और जमाते इस्लामी के नेता असहमति को भी ईश निंदा मानते हैं और वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से भी ज्यादा कट्टर बनाने की बात कहते हैं। और इसीलिए सोचिए, अगर जमाते इस्लामी एनसीपी के साथ गठबंधन करके चुनावों में जीत गई तो बांग्लादेश कितना पीछे चला जाएगा और बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ा तो भारत के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की सरकार आई तो बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए वही भूमिका निभा सकता है जो एक जमाने में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान के लिए किया था। वैसे आज बात सिर्फ जमाते इस्लामी की नहीं है। अगर खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आती है और उनके बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, तब भी बांग्लादेश में कट्टरपंथ कम नहीं होगा। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ही बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम ने घोषणा की
कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश में कुरान और हदीस के बाहर किसी भी कानून को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बयान पर बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि कुरान और हदीस पर आधारित कानूनों के तहत सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं और गैर मुसलमान होंगे। उनके पास बोलने लायक कोई अधिकार होगा नहीं और प्रगतिशील और स्वतंत्र सोच रखने वाले लोग भी पीड़ित होंगे। उनका यह भी कहना है कि बीएनपी, एनसीपी और जमाते इस्लामी के बीच कोई वैचारिक अंतर नहीं है और जो भी चुनाव जीतेगा वो कुरान और सुन्नत पर आधारित कानून ही लेकर आएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे यह भी पता चलता है कि बांग्लादेश एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से कुछ भी सामान्य होना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर अब भी विरोध प्रदर्शन रुके नहीं है। बांग्लादेश में लगातार ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि उस्मान हादी के हत्यारे मेघालय के रास्ते भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और आधिकारिक रूप से यह बयान जारी किया है कि हादी के हत्यारों को भारत में शरण नहीं मिली है और भारत का इन हत्यारों से कोई संबंध नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि बीएनपी के नेता जमाते इस्लामी पर खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं कि उसका संबंध उस्मान हादी के हत्यारों से है, लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश में जमात के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा। सारे विरोध प्रदर्शन भारत के खिलाफ हो रहे हैं और भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने हत्यारों की मदद की है। कट्टरपंथ किसी एक देश, समाज या मजहब तक सीमित रहने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक संक्रमण की तरह फैलता है, चुपचाप, तेजी से और बेहद खतरनाक ढंग से। जैसे कोई भी वायरस पहले कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले शरीर पर प्रहार करता है, वैसे ही कट्टरपंथ अस्थिर राजनीति, ढीली कानून व्यवस्था, डर और नफरत के माहौल को अपना माध्यम बनाता है और आज बांग्लादेश में यही हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से धार्मिक नफरत को बढ़ावा दिया गया, वो कट्टरपंथ के लक्षणों की तरफ सीधा इशारा था, लेकिन बांग्लादेश में एक बार भी इसकी गंभीरता को सही रूप में नहीं समझा गया। आज स्थिति यह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों की मनमानी बढ़ती जा रही है और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म के बाद वहां क्रिसमस और नए साल के जश्न का भी विरोध हो रहा है। बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में ऐसे कई फतवे जारी हुए हैं जिनमें नए साल के उत्सव को इस्लाम धर्म के खिलाफ माना गया है। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में यह पहली बार हो रहा है। आज से 24 साल पहले 2001 में जब ढाका के छायानॉट में नववर्ष का उत्सव मनाया गया था, तब वहां हुए बम धमाकों में 10 लोगों की जान गई थी और यह कहानी आज भी नहीं बदली है। आज भी राजनीतिक संरक्षण का ऑक्सीजन मिलते ही कट्टरपंथियों ने नए साल का विरोध शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल रही है। लेकिन भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। भारत में भी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नए साल के जश्न के खिलाफ फतवा जारी किया है। यह कहा है कि 31 दिसंबर की आधी रात को नए साल का जश्न मनाना इस्लाम धर्म के खिलाफ है। दिसंबर की रात में आम तरीके से लोग जश्न मनाते हैं, उसमें शोर शराबा, हंगामा, डांस, नाच, गाना, फूहड़ अंदाज में तमाम तरीके अपनाते हैं। तो मैं इस सिलसिले में शरीयत इस्लामिया का हुक्म बता रहा हूँ कि ये लहवो लईब है और लहवो लईब शरीयत में नाजायज़ है। ये इस तरीके से नए साल का जश्न मनाना नाजायज़ है। ये बहस हर बार होती है कि क्या इस्लाम धर्म में नए साल का जश्न मनाना वर्जित है और अगर है तो इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है। ब्लॉगिंग वेबसाइट मीडियम पर छपे एक लेख के अनुसार इस्लाम धर्म में नए साल के जश्न को शिर्क माना गया है। शिर्क वो विश्वास या आचरण है जिसमें अल्लाह की इबादत में किसी इंसान, मूर्ति, पैगंबर, फरिश्ते, पीर, मजार या किसी और सत्ता को अल्लाह के बराबर या उनके साथ शामिल कर दिया जाए। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि नए साल का जश्न भी शिर्क के ही समान है। जैसे दावा किया जाता है कि 1 जनवरी को नए साल का जश्न धार्मिक त्योहार के रूप में शुरू हुआ था और इसका महत्व सिर्फ कैलेंडर बदलने तक सीमित नहीं था। सबसे पहले बाबिलोन सभ्यता ने इसे अकितु
नाम से मनाया था। बाद में रोमन साम्राज्य के लोग 1 जनवरी को अपने देवता जानिस की पूजा करते थे। कुछ ईसाई परंपराओं में यह भी मान्यता है कि 1 जनवरी को ईसा मसीह का नामकरण हुआ था, जिसकी वजह से इस्लाम धर्म में नए साल के जश्न को शिर्क मान लिया गया। आज भी सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, बहरीन, यमन, सोमालिया, मालदीव्स जैसे देशों में नए साल के जश्न को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक और कारण यह है कि इस्लाम धर्म में नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से मानी जाती है और यह महीना अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई के महीने में आता है। इस्लाम धर्म में इसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है प्रवास करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यह कैलेंडर चंद्रमा की चाल पर निर्भर करता है और इसमें अंग्रेजों के कैलेंडर के मुकाबले 11 दिन कम होते हैं। अंग्रेजों के कैलेंडर में एक साल में 365.2422 दिन होते हैं, जबकि हिजरी कैलेंडर में 354.36 दिन होते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों में से 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज भी 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते और यह अनुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। कुरान में यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म के त्योहारों का जश्न मनाकर उनके भगवानों को अल्लाह के बराबर रखता है तो यह उनका सबसे बड़ा अपमान है और इसीलिए सच्चे मुसलमानों को नए साल से लेकर जन्मदिन और वैलेंटाइंस डे जैसे सभी दिनों से और इनकी परंपराओं से खुद को अलग रखना चाहिए। कुरान में लिखी इस बात को ध्यान में रखते हुए साल 2015 में सोमालिया और ब्रुनेई की सरकारों ने नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसे अपराध घोषित कर दिया था। हालांकि यहां इस पूरी खबर का एक दूसरा पहलू भी है और वो पहलू ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों, उनकी परंपराओं, उनकी मान्यताओं का सम्मान किया जाता है और जब हमारे देश में नए साल के जश्न के खिलाफ फतवे जारी होते हैं तो इसे सही नहीं माना जा सकता। आप भारत के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए जहां नए साल के मौके पर हिंदू मंदिरों में जन सैलाब आपको दिख सकता है। यह स्थिति तब है जब हिंदू धर्म में भी 1 जनवरी को नए साल का शुभारंभ नहीं माना गया है। नए साल के लिए 1 जनवरी की तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर से आई है और यह नाम ईसाई शासक पोप ग्रेगरी के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया। यह वही कैलेंडर है जो कई बार संशोधित हुआ और शुरुआत में इसे रोमन कैलेंडर कहा जाता था, जिसमें एक साल 12 महीने या 365 दिनों का नहीं होता था, बल्कि यह 10 महीने या 304 दिनों का होता था। और इस 10 महीनों के साल में पहला महीना मार्च का होता था, आखिरी महीना मौजूदा कैलेंडर की तरह दिसंबर का होता था। इसके बाद इसमें कुछ बदलाव हुए। इनमें काल की गणना के हिसाब से जनवरी और फरवरी के महीने को जोड़ा गया। बाद में यही कैलेंडर जूलियन कैलेंडर बना और फिर इसी में बदलाव करके इसे मौजूदा कैलेंडर का रूप दे दिया गया। बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म में आज भी दीपावली और होली से लेकर सभी छोटे बड़े त्योहारों की तारीख और शादी जैसे शुभ कार्य ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाए जाते, लेकिन फिर भी भारत की धर्मनिरपेक्षता ऐसी रही है कि हमारे देश में 1 जनवरी को नए साल के जश्न पर विवाद नहीं किया जाता है। भारत के लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को भी नए साल का जश्न मनाते हैं और विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को भी नए साल का जश्न मनाते हैं। और यही हमारी धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी सुंदरता है, जिसे कुछ फतवों में नहीं बांधा जा सकता है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, उन सभी तस्वीरों को अगर देखेंगे जहां लोग नए साल से पहले अपने इष्ट देवताओं के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जबकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह नया साल है ही नहीं, लेकिन फिर भी भारत का चरित्र ऐसा है कि यहां सभी परंपराओं का सम्मान करते हुए अपने धर्म का पालन किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि भारत के लोग नए साल के मौके पर सिर्फ मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं। इसी देश में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं और बड़ी संख्या में लोग पार्टी करते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि भारत को फतवों से बांधना ठीक नहीं होगा। भारत कोई मुस्लिम देश नहीं है जहां लोगों से इस तरह की अपील की जाए।
एक तरफ नए साल से पहले देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ है, दूसरी तरफ इसी देश में पहाड़ों पर भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इनमें भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस पर हालात बहुत खराब हैं। स्थिति यह है कि लोग दिल्ली से मनाली 30 से 35 घंटे में पहुंच रहे हैं और ज्यादातर जगहों पर जरूरत से ज्यादा भीड़ के कारण खाने पीने की चीजों से लेकर होटल्स का किराया कई गुना महंगा हो चुका है। मसूरी, शिमला, ऋषिकेश, धर्मशाला, डलहौजी, कुफरी, कसौली, लैंडोर, नैनीताल, हर जगह जाने के जो रास्ते हैं वहां पर जाम लगा हुआ है और इस स्थिति का एक बड़ा कारण है हमारी आबादी। क्या आपको पता है कि जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ी वैसे वैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर पर्यटन का बेहिसाब बोझ पड़ने लगा और इसके पीछे एक मजबूरी भी है। हिमालयन रेंज के पहाड़ों में यही दो राज्य ऐसे हैं जहां अंग्रेजों के कारण कई हिल स्टेशन बने और यहां आज भी आसानी से जाया जा सकता है। अगर आप लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा मुश्किलें आएंगी, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाना बहुत आसान है। पर यही बात इन पहाड़ों के लिए एक चुनौती भी पैदा करती है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो उत्तर भारत के राज्यों में 74 करोड़ लोग रहते हैं जिनके पास पहाड़ों पर घूमने के लिए मुख्य रूप से दो ही विकल्प हैं, एक है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश। अब अगर 74 करोड़ लोगों के लिए दो ही राज्यों के पहाड़ बचेंगे तो आप खुद सोचिए कि ये पर्यटन इन राज्यों के लिए मुसीबत का पहाड़ क्यों नहीं बनेगा और क्यों नहीं ये पहाड़ पर्यटन के बोझ तले दबते जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अब छुट्टियां मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर छुट्टियों के लिए बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन कई बार ये भीड़, ये धक्का मुक्की, ये भीषण जाम उनकी छुट्टियों को सजा बना देता है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए साल के मौके पर कहीं बाहर जाने से बचते हैं और ये कहते हैं कि इस वक्त कहीं भी जाना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। भारत के लोगों ने पिछले साल अपनी छुट्टियों पर 16,67,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे अनुभव लोगों का अच्छा नहीं रहा था। आप भी जब पहाड़ों पर लगे इन जाम की तस्वीरों को देखेंगे तो यही कहेंगे कि अच्छा हुआ आप घर पर हैं और कहीं बाहर नहीं गए। सारा समय चला जा रहा है, घूमने में कहाँ जा रहा है जी। 3-4 प्लेस तो आज छोड़ दिए, टनल का फोटो तक ना ले पाए। बहुत परेशान हो रहे थे। जब बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, देखिए आप कि कुछ खाने के लिए भी नहीं। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा हमको लगेगा। होटल में बुकिंग है, हमको चेक इन करना है और पिछले 1 घंटे से उनके बराबर फोन आ रहे हैं कब आएंगे आप, कब आएंगे, या तो कैंसिल कर लीजिए या तो फिर बताइए। अब उस जाम की भी बात कर लेते हैं जिसके लिए सरकारें खुद लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि नए साल के मौके पर शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। खासतौर पर यह फैसला नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए लागू हुआ है। तेलंगाना की सरकार ने कहा है कि जिन क्लब्स, बार्स और पब्स में शराब परोसी जाएगी वो 31 दिसंबर को रात 1 बजे तक खुले रह सकते हैं और हैदराबाद में भी शराब की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रह सकती हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने भी नए साल के मौके पर सुबह 5 बजे तक रेस्टोरेंट्स और बार्स को खुला रखने की इजाजत दी है और ये लिस्ट काफी लंबी है। हमारे देश में शराब सरकारों के लिए उनकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत होती है और आपको यकीन नहीं होगा कि अकेले 30 और 31 दिसंबर को हमारे देश में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब पी जाती है और इससे सरकारी खजाना भरा जाता है। यहाँ एक विडंबना यह भी है कि इसी देश में कई सिंगर्स को उनके कार्यक्रमों में सरकारों द्वारा ऐसे गाने न गाने की सलाह दी जाती है जो हिंसा और नशे को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही नए साल के मौके पर ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने के लिए क्या किया जाता है वो आपको हमने अभी बताया है। आपको भारत के उस सुपर वेपन के बारे में बताते हैं जिसका डीआरडीओ ने सफल परीक्षण कर लिया है। इस सुपर वेपन का नाम है पिनाका LRGR 120। इसमें LRGR का मतलब है लॉन्ग रेंज
गाइडेड रॉकेट सिस्टम। भारत ने जब इस रॉकेट का पहला संस्करण बनाया था तब इसकी मारक क्षमता थी 40 किलोमीटर। लेकिन आज जिस पिनाका रॉकेट का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण हुआ है उसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि इस रॉकेट से पाकिस्तान का लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट और एबटाबाद जैसे शहर भी भारत की पिनाका रेंज में आ जाएंगे। पिनाका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नेविगेशन और कंट्रोल किट लगी है, जिससे यह 10 मीटर के इलाके में पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इससे दुश्मन के एयरबेस, सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो, कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को दूर से ही तबाह किया जा सकता है और सीमा पार बैठे दुश्मन को बिना सैनिक भेजे भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। युद्ध की स्थिति में यह दुश्मन को साफ संदेश देता है कि भारत बहुत दूर तक और बहुत सटीक वार कर सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसी सीमाओं पर यह भारत को रणनीतिक बढ़त यानी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पिनाका रॉकेट सिस्टम पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है और इसे भारत में विकसित किया गया है। पिनाका सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, अत्यधिक ठंड के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। ये दिन रात हर मौसम में संचालन में सक्षम है और इस पिनाका लॉन्चर को व्हील्ड प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है, जिससे इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है और इसे तेजी से किसी भी मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। पुराणों और भारतीय ग्रंथों में पिनाका यानी भगवान शिव का दिव्य अस्त्र, जिससे वो अधर्म और अहंकार का नाश करते हैं, और यही वजह है कि भारत के इस शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम का नाम पिनाका रखा गया, यानी ऐसा हथियार जो दूर से सटीक और निर्णायक प्रहार करे। भारत में बने पिनाका रॉकेट सिस्टम को फ्रांस भी खरीदना चाहता है और यह इसीलिए बड़ी बात है क्योंकि अब तक भारत फ्रांस से हथियार खरीदता था, लेकिन अगर फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदता है तो इससे रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इससे चीन को भी एक संदेश जाएगा। हाल ही में चीन ने एक ऐसे रॉकेट का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर बताई जाती है और अब भारत भी चीन से ज्यादा पीछे नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिनाका 120 के सफल परीक्षण को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक सड़क दुर्घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया। भूसे से भरे एक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो पास में खड़ी एक बोलेरो गाड़ी के ऊपर गिर गया। इस हादसे में बोलेरो चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा नैनीताल हाईवे पर हुआ था। इस घटना का वीडियो देखिए। ट्रक तेजी से चला आ रहा है और उसके आगे एक बोलेरो गाड़ी यू टर्न लेने की कोशिश करने लगी। इस मूवमेंट के दौरान ट्रक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बोलेरो कार को बचाने के चक्कर में उसका ट्रक डिवाइडर से टकराया और फिर अनियंत्रित होकर बोलेरो के ऊपर गिर पड़ा। इस हादसे का सबसे बड़ा कारण ओवरलोडिंग था, यानी इस ट्रक में क्षमता से ज्यादा माल भरा हुआ था। अक्सर देखा गया है कि ट्रकों के ब्रेक फेल होने, टायर फट जाने या संतुलन बिगड़ने के मामलों में असली वजह ओवरलोडिंग होती है, लेकिन इसके बावजूद ओवरलोडिंग को लेकर हमारे देश में सख्ती नहीं दिखती है। साल 2023 में हुए सड़क हादसों में 27,810 हादसे ओवरलोडिंग वाहनों के कारण हुए थे, यानी करीब 5.8% हादसों की वजह ओवरलोडिंग थी। सड़क हादसों में हुई मौतों में से करीब 7% यानी 12,154 लोगों की जान ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से गई थी। उत्तर प्रदेश में तो ओवरलोडिंग वाहनों से सबसे ज्यादा हादसे और मौतें होती हैं। देश में ओवरलोडिंग की वजह से होने वाले कुल हादसों में 7,466 यानी करीब 27% हादसे यूपी में हुए और इन हादसों में होने वाली 31% मौतें भी यूपी में ही हुई। ट्रकों में ओवरलोडिंग विशुद्ध रूप से मुनाफाखोरी है और इस मुनाफाखोरी में सबका हिस्सा होता है। इससे ट्रक के मालिक, ट्रांसपोर्टर और ट्रैफिक नियमों की निगरानी करने वाले अधिकारी सभी लाभ कमाते हैं, इसीलिए इस पर सख्ती नहीं की जाती।
ट्रक में ओवरलोडिंग करने से एक बार में ही ज्यादा माल आ जाता है। इससे ट्रक को ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे ईंधन, टोल, ड्राइवर और बाकी खर्च बच जाते हैं। मतलब कम खर्च में ज्यादा मुनाफा। इसके अलावा माल ढुलाई करवाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि कम से कम रेट में माल ढुलाई हो जाए। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर अपना घाटा कम करने के लिए ओवरलोडिंग करते हैं। जहां तक ओवरलोडिंग से जुड़े नियमों की बात है तो ट्रकों में सामान लोडिंग की एक सीमा होती है। इसमें वजन की अधिकतम सीमा और कितनी ऊंचाई तक लोडिंग हो सकती है यह भी तय है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सिंगल एक्सल यानी 4 टायर वाले ट्रकों पर वजन लादने की सीमा 11,500 किलोग्राम होती है। 2 एक्सल वाले यानी 8 टायर वाले ट्रकों पर वजन लादने की सीमा 21,000 किलोग्राम। 3 एक्सल वाले यानी 10 टायर वाले ट्रकों पर वजन लादने की सीमा 27,000 किलोग्राम होती है। अगर ट्रक में लोडिंग की ऊंचाई से जुड़े नियम देखें तो किसी ट्रक में सामान लोडिंग के बाद उसकी ऊंचाई जमीन से 13 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती, फिर चाहे वो ट्रक बॉक्स वाला हो या ओपन रूफ वाला हो। यानी नियम कहते हैं कि ट्रक में चाहे जो भी सामान भरा हो उसकी ऊंचाई 13 फीट से ज्यादा नहीं होगी और वजन भी ट्रक के वजन उठाने की क्षमता से ज्यादा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यह नहीं हो सकता कि अगर किसी 10 टायर वाले ट्रक की क्षमता 27,000 किलोग्राम वजन उठाने की है और उसमें रुई ले जानी हो तो उसमें इतनी रुई भर दी जाए कि लोडिंग के बाद उसकी ऊंचाई कई फीट ऊपर तक पहुंच जाए। देश में ट्रैफिक से जुड़े नियम हर तरह के हैं, लेकिन उनका पालन कोई नहीं करना चाहता। रामपुर हादसे को लेकर ट्रक ओवरलोडिंग पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन आज हमें इस हादसे से जुड़े वीडियो के जरिए आम लोगों के ट्रैफिक सेंस को भी परखना चाहिए। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दुर्घटना के इस 29 सेकंड के वीडियो को लेकर बहस इस बात पर हो रही है कि गलती किसकी थी। क्या गलती उस ड्राइवर की थी जो अपना ट्रक ओवरलोड करके चल रहा था, या फिर गलती उस कार चालक की थी जिसे यू टर्न लेना था और उसने अपने साइड मिरर में पीछे से आता हुआ ट्रक नहीं देखा। इस बहस को विराम देने के लिए हम आपको इस पूरे वीडियो में लोगों के ड्राइविंग सेंस और वाहन चलाने के नियमों को लेकर गंभीरता दिखाना चाहते हैं। रामपुर की सड़क पर चलने वाले लोगों का रोड सेंस देखिए। बाइक सवार बिना हेलमेट के जा रहे हैं, उल्टी दिशा से रोड क्रॉस कर रहे हैं। ई रिक्शा चालक सड़क क्रॉस करने की इतनी जल्दी में है कि वो ट्रैफिक पर ध्यान ही नहीं दे रहा। मतलब कोई भी वाहन कहीं से भी घुसा चला आ रहा है, जबकि ट्रक और गाड़ियां उन्हीं की तरफ आ रही हैं। इसी वीडियो में एक और बाइक सवार देखिए, ये बिना हेलमेट के रोड क्रॉस कर रहा है, जबकि आप देख रहे होंगे कि ट्रक और बोलेरो कार उसके बिल्कुल पास में आ गए हैं। इस बाइक चालक को भी देखिए, ये भी बिना हेलमेट के उल्टी दिशा से सड़क पार कर रहा है, जबकि वो देख रहा होगा कि उसी रोड पर ट्रक बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। इस वीडियो में बोलेरो के पीछे वाले बाइक चालक को देखिए, वो भी बिना हेलमेट के है। अगर ट्रक की सीधी टक्कर होती तो ये भी उसकी चपेट में आ जाता। जब बोलेरो और ट्रक की टक्कर हुई तो उसी दौरान ठीक सामने से एक ई रिक्शा चालक भी गुजर रहा था। सोचिए, अगर ट्रक और बोलेरो की टक्कर नहीं हुई होती तो पक्की बात थी कि ई रिक्शा से उसकी टक्कर जरूर होती। इस हादसे के बाद जब ट्रक पलट गया तो उसके सामने से एक और ई रिक्शा चालक उल्टी दिशा से गुजर गया। मतलब उसे इस बात का डर नहीं था कि टक्कर उससे भी हो सकती थी। ये सब हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में लोगों के अंदर रोड सेंस की कमी है। वाहन चलाने का लाइसेंस बहुत आसानी से और सुविधा शुल्क लेने वाले कुछ बिचौलियों की मदद से आसानी से बन जाता है। यही वजह है कि मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ट्रक, ई रिक्शा जो कुछ भी सड़क पर चल रहा है उसे चलाने वाला नियमों को जानता ही नहीं, और अगर जानता है तो उसका पालन ही नहीं करता। ऐसी स्थिति में अगर हादसे नहीं होंगे तो और क्या होगा। भारत की 70% माल ढुलाई का काम सड़क मार्ग से ही होता है, इसीलिए सड़क पर बड़ी संख्या में ट्रक चलते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में देश के अंदर करीब 40 लाख ट्रक चल रहे थे
और जिस तेजी से माल ढुलाई का बोझ सड़कों पर बढ़ा है, उसे देखकर अनुमान है कि 2050 तक ट्रकों की संख्या 1,70,00,000 तक हो सकती है। इसीलिए ट्रकों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि चांदी की कीमतें 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई हैं। हमने आपको यह भी कहा था कि जो तेजी दिख रही है, जल्द ही ये 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। ये खबर बताए अभी केवल 10 दिन हुए हैं और इन 10 दिनों में ही चांदी की कीमतों ने 2.5 लाख का आंकड़ा छू लिया है। सोने की कीमतें भी 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं। पुराने जमाने में घर के बड़े बूढ़े सोना और चांदी खरीदने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि सोना चांदी घर में रखा होगा तो बुरे वक्त में काम आएगा। उनकी यह सोच आज के दौर में एक बड़ी सीख बन गई है। पुराना सोना और चांदी आज के लोगों को करोड़पति बना रहा है। पिछले 25 वर्षों से सोना और चांदी एक ऐसा निवेश रहा है जिसने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। गोल्ड ने सालाना 14.3% की दर से, चांदी ने 14.1% की दर से प्रॉफिट दिया है। दिसंबर 1999 में सोने की कीमत 4,394 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और तब से करीब 14.1% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ते हुए आज इसकी कीमत 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसी तरह से दिसंबर 1999 में चांदी की कीमत 8,067 रुपए थी और तभी से करीब 14.1% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ते हुए आज इसकी कीमत है 2,67,000 रुपए प्रति किलोग्राम। पिछले 25 वर्षों में सेंसेक्स और निफ्टी ने भी इतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया जितना सोना और चांदी दे रहे हैं। दिसंबर 1999 में सेंसेक्स 5,000 पर था। यहां से सालाना 11.5% की दर से बढ़कर आज 85,000 पर पहुंचा है। निफ्टी इन 25 वर्षों में 1480 से 11.7% की दर से बढ़ते हुए आज 26,000 पर पहुंच गया है। लेकिन रिटर्न के मामले में सेंसेक्स और निफ्टी की तेजी और सोना और चांदी से ज्यादा नहीं रही। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, जिसे लेकर सिद्धारमैया सरकार विवादों में है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उनमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय से हैं। जबकि कांग्रेस दूसरे राज्यों में बुलडोजर एक्शन का विरोध करती है और इसे एक तरफा कार्रवाई बताती है, जबकि उसके शासन वाले राज्यों में ऐसी कार्रवाई को सामान्य बताया जा रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बड़ी बात यह है कि बेघर होने वालों में अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस एक्शन के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस अक्सर दूसरे राज्यों में बुलडोजर का विरोध करती है, लेकिन अब खुद पर मुस्लिमों को बेघर करने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और सर्दी में उन्हें बेघर कर दिया गया, जिसकी वजह से सड़क पर रातें बितानी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद प्रस्तावित है, वो अलग अलग वजहों से चर्चा में है। अब इस मस्जिद के निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग मुर्गी और बत्तख दान कर रहे हैं। बाद में इनको नीलाम किया जा रहा है और इससे मिले पैसे को मस्जिद के चंदे में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मस्जिद का निर्माण किया जा सके। पिछले काफी समय से मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद सुर्खियों में बनी हुई है। कभी ये जुम्मे की नमाज को लेकर चर्चाओं में रहती है, तो कभी यहां दिए जाने वाले चंदे को लेकर। अब इस प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जगह पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। यहां मुस्लिम समुदाय के लोग मुर्गी और बत्तख दान कर रहे हैं और बाद में इनकी नीलामी की जा रही है और यही पैसा मस्जिद के चंदे में जोड़ा जा रहा है। मुर्गी और बत्तख की नीलामी में जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, मुर्गी या बत्तख उसकी हो जाती है। मुर्शिदाबाद की इस प्रस्तावित बाबरी मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मुर्गी और बत्तख दान की है। उन मुर्गियों और बत्तखों की नीलामी करके उन्हें बेचा जा रहा है ताकि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए पैसे जमा किए जा सकें। अब आपको ट्रेन हादसे की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर भारत की है, जबकि दूसरी तस्वीर मेक्सिको की है। यहां केरल के एर्नाकुलम जा रही ट्रेन में आग लग गई, जबकि मेक्सिको में ट्रेन एक मोड़ पर पटरी से उतर गई और उसके कई डिब्बे खाई में गिर गए। झारखंड के टाटानगर से केरल के एर्नाकुलम जा रही टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश में हादसे का शिकार हो गई है। इस ट्रेन के 2 कोच में आग लग गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है।
ट्रेन हादसे की एक तस्वीर मेक्सिको से भी आई है, जहां एक मोड़ पर ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन एक मोड़ से गुजर रही थी। मोड़ पर ट्रेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो पटरी से उतर गई। पटरी से उतरी इस ट्रेन के कई डिब्बे पहाड़ी से नीचे गिर गए। इस वजह से यात्रियों को रेस्क्यू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। ओडिशा से तमिलनाडु रोजी रोटी कमाने गए एक प्रवासी मजदूर के साथ कुछ लड़कों ने बुरी तरह मारपीट की। पहले उसे ट्रेन में पीटा और उसके बाद एक जगह ले जाकर उससे मारपीट की। इस मारपीट में बुरी तरह घायल ये मजदूर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तमिलनाडु में 4 लड़कों ने एक लड़के पर धारदार हथियारों से हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा। चारों आरोपी नाबालिग हैं और तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं, जबकि पीड़ित ओडिशा का रहने वाला है। वो तमिलनाडु में मजदूरी करता है। पीड़ित लड़का बुरी तरह घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इन्होंने पहले इस लड़के को ट्रेन में परेशान किया और पीटा, बाद में बाहर ले जाकर पीटा, जिसमें वो लड़का खून से लथपथ हो गया। इस घटना के बाद एक बार फिर क्षेत्रीय पहचान के आधार पर हमले का मामला सुर्खियों में आ गया है और तमिलनाडु सरकार इस घटना को लेकर सवालों में है। पुलिस की वर्दी इसलिए होती है ताकि आम लोगों का कानून पर भरोसा कायम हो सके, न कि इसीलिए कि इस वर्दी को पहनने वाला दूसरे लोगों को डराता और धमकाता हुआ घूमे। मेरठ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दरोगा जाम में फंसे दूसरे लोगों को धमका रही है, वर्दी का रौब दिखा रही है और यहां तक कि गाली गलौज भी कर रही है। मेरठ में एक महिला दरोगा ने कार में सवार कपल से बदसलूकी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। महिला दरोगा अलीगढ़ में तैनात है और किसी काम से मुजफ्फरनगर गई थी। भारी भीड़ और ट्रैफिक की वजह से दरोगा की कार मेरठ में जाम में फंस गई। इस पर यह दरोगा एक कार सवार दंपत्ति से गाली गलौज करने लगी, धमकाते हुए कहने लगी कि वो वर्दी पहन के खड़ी है और दरोगा है। इस पर कार में बैठा व्यक्ति कहने लगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रही है। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया